watching my channel JETEC. So guys, in today's video I'm going to discuss about all the relevant documents which is required in UPSEE counseling, right, during physical reporting. तो यार वीडियो को एंड तक देखना, आपके जितने भी डाउट्स हैं फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके वो सारे ही कवर होने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपको कैसे रिपोर्ट करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग का रियल मीनिंग क्या है, तो सारी ही चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे यार। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स कवर हों और कोई सा भी डाउट आपका रह ना जाए। तो यार जैसे कि यूपीएसई ने अपना जो है शेड्यूल वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, तो ये मॉडिफाइड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम यहाँ पे मेंशन है, वो फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइम मेंशन है यहाँ पे 21 से 24 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर इस बीच में कोई हॉलीडे लाइक करता है तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन क्लोज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो आप मेनली रिपोर्टिंग करोगे वो इस टाइम में ही करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग को यहाँ पे क्यों रखा गया है, 21 से 24 तक ही क्यों रखा गया है? मान के चलिए फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे ने फ्रीज कर दिया, तो क्या वो पहले रिपोर्ट कर सकता था अपने कॉलेज को? तो गाइस बिल्कुल वो पहले रिपोर्ट कर सकता था। अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद फ्रीज कर दिया है तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो क्योंकि वो पहले से भी डायरेक्ट एडमिशन दे रहे थे और पहले से उनके पास एडमिशन प्रोसेस वगैरह चल रहे थे, तो वो उनको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी दौरान रिपोर्ट कर सकते थे, उनको पहले भी रिपोर्ट कर सकते थे, तो आप वहाँ पे भी कर सकते थे। या अभी भी अगर आपके पास कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अलॉटेड है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में भी 12-13 जब मतलब जो हॉलीडेज ना हो उस दिन आप उनको अप्रोच कर सकते हो। और ये सब पता कैसे कर सकते हो? आप जनरली उनसे फ़ोन कॉल के थ्रू पूछ सकते हो कि क्या हमको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या हम इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लगने हैं वो हम बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए आप वरी मत करिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को फोर्थ राउंड के ऊपर एक डाउट है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। तो यार आपके फोर्थ राउंड के ऊपर जो डाउट है, फोर्थ राउंड में क्या आपको करना है? बेसिकली फोर्थ राउंड में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने थर्ड राउंड में फ्लोट कर दिया है तो जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है उसमें बस आपको 18 तारीख को अपना जो है रिजल्ट चेक करना है। सीट अलॉटमेंट होगा डायरेक्ट, मतलब कोई अपग्रेडेशन के चांसेस हैं। थर्ड राउंड में आपने जो भी चॉइसेस फिल किए हैं, मान के चलिए उसमें से चॉइस नंबर और आउट ऑफ 15-20 चॉइसेस आपकी चॉइस नंबर 13 अलॉट हो गई, तो चांसेस हैं फोर्थ राउंड में चॉइस नंबर 8 या 9 अलॉट हो जाए, मतलब उससे अपग्रेडेशन हो जाए। तो आपको बस आपका सीट अलॉटमेंट 18 को चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपको सीट कोई अलॉट हो जाता है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट थे, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था प्रीवियस राउंड में, तो आप यहाँ पे पेमेंट करके उसको डन कर सकते हो। जो पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन है तो 18 से लेके 21 के बीच में। यार इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, और बहुत क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल रिपोर्टिंग तक रखते हैं, बाद में बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे। तो ये सब आपका मतलब पता चल गया कि आप जो है रिपोर्टिंग इस टाइम कर सकते हो। अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉटेड है, आपने फ्रीज करा हुआ है, अभी भी फ्रीज कर दिया है, तो आप पहले भी रिपोर्ट कर सकते हो। पहले रिपोर्टिंग करने का भी बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस समय जो है कॉलेज के पास बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। 21 से 24 तक ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे अपेयर करेंगे रिपोर्टिंग के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस वे में लेते हो। अब यार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो यार अलग अलग कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। तो ये मैंने गलगोटिया कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता दूंगा आपको, इससे आइडिया हो जाए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप गलगोटिया की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप पर्टिकुलर अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो जनरल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब जगह एप्लीकेबल होंगे। तो फिजिकल रिपोर्टिंग का रियल मीनिंग है आपका एडमिशन से, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही आपका एडमिशन हो जाना है। तो जो 20,000 जो आपका फी या 12,000 जो आपका फी कटा हुआ है यूपीएसई काउंसलिंग में, उसके अलावा जितने भी फर्स्ट ईयर की फी है वो आपको अपने साथ लेके जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कॉलेज की डिमांड अलग अलग हो सकती है। कई कॉलेज ऐसे हो तो डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, कई कॉलेज ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज से डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। हर कॉलेज में अपना एक रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सारे प्रोसेस होते हैं। आप क्या करो, पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करो, अपने रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रार का नंबर लो, उनसे कांटेक्ट करो कि मेरे को ये कॉलेज अलॉट हुआ है सर, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट जनरलाइज के लिए आप वीडियो को भी एंड तक देखना। तो सबसे पहले यार आपको चाहिए यूपीएसई का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कंपलसरी है, जिसमें आपका फ्रीजिंग होना चाहिए। अगर आपने फ्रीज किया हुआ है तभी उसको आप कॉलेज में ले सकते हो। अगर फ्लोटिंग लिखा, आपने फ्लोटिंग किया हुआ है, तो वो कॉलेज आपको अलॉटेड नहीं है अभी तक, मतलब अलॉटेड है ऑल्दो, बट वो कंफर्मेशन नहीं है। तो फ्रीजिंग के साथ आपको चाहिए एक अलॉटमेंट लेटर,
ठीक है। रैंक लेटर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी आपका रैंक कार्ड है, जो आपका स्कोर कार्ड है, वो चाहिए होगा। ठीक है। अब उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट चाहिए थी, ओरिजिनल चाहिए होगी। ठीक है। 10th की जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट जो भी आपको मिली थी 10th के दौरान, वो ओरिजिनल चाहिए होगा। ठीक है। उसकी कॉपीज वगैरह भी आप अपने साथ ले जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर बीटेक के लिए, अब ये एमबीए एमसीए के लिए अलग अलग है, आप देख सकते हो। आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह चाहिए होगा। ऐसे ही बीटेक लेटरल एंट्री के लिए आपको डिप्लोमा का मार्कशीट वगैरह चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा। अगर आपने 12th कहीं से पास किया होगा तो उन्होंने एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया होगा, या फिर आपने कहीं से ग्रेजुएशन किया होगा और एक एमबीए के एस्पिरेंट हो तो आपने वहां से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। ठीक है। टीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे यूपी बोर्ड, जो स्टूडेंट्स यूपी से पास आउट हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग जो यूपी बोर्ड से की हुई है और वो डायरेक्ट यूपी बोर्ड से किया हुआ है, यहाँ पे मैं सीबीएसई की बात नहीं कर रहा। अगर आपने यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो आपको माइग्रेशन की नीड नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड बोर्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड। जिन्होंने यूपी बोर्ड से यार पास किया उनको माइग्रेशन की नीड नहीं होगी। अदरवाइज आप जितने भी सीबीएसई वाले हो उनको माइग्रेशन मिलता है, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा भी किया होगा तो आपको माइग्रेशन की नीड नहीं है। गैप एफिडेविट फॉर कैंडिडेट्स हैविंग गैप आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने 1 साल का गैप लिया या 2 साल का गैप लिया, आप 12th मान के चलिए आप 2 साल बाद या 1 साल बाद आप दे रहे हैं, तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी जान लीजिए। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक नॉर्मल एफिडेविट होना चाहिए। एक एफिडेविट यार आप बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट के लिए। एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवा लेना है कि जो आपने गैप क्यों लिया है। कोई आपका एक पर्सनल रीजन हो सकता है, मेडिकल रीजन हो सकता है, या अन्य रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे आपने कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की, जेई मेंस की तैयारी की, ठीक है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की, तो उसके लिए आपने गैप लिया, तो वो आपको लिख देना है वहां पे बस। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये जो जितने भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस कोटा मिला हुआ है, एससी कोटा, एसटी कोटा या ओबीसी कोटा मिला हुआ है, तो ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है। ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है और इसकी कॉपी भी साथ में लानी है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या आपके पास आर्म फोर्सेस का कोटा मिला है, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, तो ये सारे ही आपको ले जाना है आपके साथ ओरिजिनल, अगर आपके पास कोटा लाई करते हैं तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स of the parents only for the candidates of UP who have passed their qualifying examination other than UP। मतलब डोमिसाइल उन्हीं को चाहिए होगा जो जिनके पेरेंट्स तो यूपी के हैं बट उन्होंने जो एग्जामिनेशन है वो अदर देन यूपी से पास किया था। ठीक है। तो उनको उस केस में जो है वो डोमिसाइल की। सो गाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड उन्हीं को होगी जिन्होंने अपनी जो है एग्जामिनेशन आउटसाइड ऑफ यूपी से की है। मतलब आपने बिहार से किया है या दिल्ली से किया है या अदर देन यूपी से, पंजाब से किया, कहीं से भी किया हो, बट आपके पेरेंट्स जो है वो यूपी से हैं और आपको यूपी के कैंडिडेट्स में काउंट किया गया था ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो आपको उस केस में डोमिसाइल देनी पड़ेगी, मतलब ले जाना पड़ेगा। अदर देन अगर आपने जो है अपनी स्कूलिंग यूपी से ही की है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने, लेकिन स्कूलिंग यूपी से की है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट। तो आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ये जो माइग्रेंट्स है, जेके माइग्रेंट्स, तो वो बहुत कम होते हैं, 3 या 4 ही थे, तो उसके लिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, अब यार जिनको भी अब फी वेवर कोटा मिला हुआ है, ठीक है, या फिर जिनको ईडब्ल्यूएस कोटा मिला है, तो उनके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। ओरिजिनल आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट का होना चाहिए आपके साथ में, और आपके पास कॉपीज होनी चाहिए। आप एक काम करना, सभी सर्टिफिकेट्स की 4-5 कॉपी अपने साथ कर लेना, फोटो कॉपी कर लेना। अदरवाइज कॉलेज में भी ये फैसिलिटीज आपको मिलेगी। अपने साइड से भी आप सारे ही ओरिजिनल कैरी करना, उनके साथ कॉपी, फोटो कॉपी भी उनकी कैरी करना। ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिनको ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है या फी वेवर कोटा मिला हुआ है, तो उस केस में आपको चाहिए होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, इसका फॉर्मेट मैंने एक बार दिखाया हुआ था, अब वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ। अब वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोचरे का एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा। अब जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रोचरे में जाओगे आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं उसी फॉर्मेट में। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करो तो आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आ रहे होगे गाइस, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर 12 के ऊपर है इनकम सर्टिफिकेट, ये सब तो आपके पास होगा ही। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये है फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको इस फॉर्मेट को एज इट इज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और आप अपने नियर बाई में किसी भी हॉस्पिटल या जिला अस्पताल से इसको फिलअप करवा सकते हो डॉक्टर से।
ठीक है। अगर इन केस आपको नहीं मिल रहा है ऐसा गवर्नमेंट या जिला अस्पताल, तो आप किसी प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से भी इसको फिलअप करवा सकते हो, और यहाँ पे वो सारी सिग्नेचर्स वगैरह स्टैम्प वगैरह लगा के दे देंगे। आपकी जो एज है, कैंडिडेट नेम है, रोल नंबर है, आपकी वेट कितनी है, चेस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें जनरल प्रोसीजर में आप करवा सकते हो। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इसकी डिमांड नहीं करते, बट आप एक बैकअप के लिए करवा लो। और लोग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये लगनी है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग इफ एप्लीकेबल, कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपको जो मिला हुआ है अलॉटमेंट लेटर, उसमें आपका फी का डिटेल लिखा हुआ है कि आपका ट्रांजेक्शन कटा है, तभी वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना, फोटोकॉपी भी ले जाना। पासपोर्ट साइज 4 या 6 फोटोग्राफ आपके पासपोर्ट साइज होने चाहिए। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अंडरटेकिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें ये सारे ही कॉलेज के लिए होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स अंडरटेकिंग के रूप में, तो इसका फॉर्मेट भी यार आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी के फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं फॉर्मेट इसका बहुत आसान होता है, सिंपल। एक अलग अलग कॉलेज इसको प्रोवाइड भी करते हैं एंटी रैगिंग को, वो आपको कॉलेज में ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जो है इसको एक स्टैम्प पेपर के थ्रू भी बनवा सकते हो, जहाँ पे एंटी रैगिंग के सारे लॉज एंड रूल्स होते हैं, जहाँ पे आप से साइन करा दिया जाएगा कि रैगिंग इज पनिशेबल ऑफेंस वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो आई होप कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी अगर अदर क्यूरीज बचती हैं तो आप कमेंट में पूछ लेना। मुझे नहीं लगता कि कोई क्यूरी बचेगा इस सारे फॉर्मेट को जानने के बाद। तो सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज, फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब एडमिशन ही समझे आप इसको, ठीक है। आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 24 से शेड्यूल है क्लासेस का, जो कि यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से अभी मुझे पता चला है कि 24 से आपकी क्लासेस सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो न्यू सेशन है। तो आप एडमिशन लो, उसके बाद आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और चीज़ें कुछ मैं बताऊं, जो हॉस्टल रिगार्डिंग चीज़ें हैं, मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको मिला हुआ है तो वहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो अभी पहले भी बुक कर सकते हो, क्योंकि हॉस्टल्स का ऐसा है कि जैसे जैसे आप लेट करोगे वैसे वैसे हॉस्टल्स की डिमांड मतलब बढ़ती रहती है कि आपको अच्छा फ्लोर ना मिले और उसमें अच्छा रूम ना मिले। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से भी कर सकते हो। ऑल्दो जो रिपोर्टिंग टाइम है 21 से 24 के बीच में शेड्यूल्ड है, उसके पहले भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में 21 से 24 में ही आपको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी 21 से 24 में ही करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।